का पहला प्राइम मिनिस्टर था हिंदुस्तान का जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने लाल चौक में बोला था कि हम यहाँ पर प्लेबिसाइड करेंगे। फिर उसके अगेंस्ट हमें दिया गया था 35A एंड 370। 2019 में अगस्त में 370 और 35A हटाया गया। यहाँ तो आप ये बोले कि जो आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था वो गलत थे, फिर उसके बाद जो भी हमारे साथ हुआ ना, हम वो सब सही मान लेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि आपके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ठीक थे, तो उसके बाद जो कुछ भी हो तो गलत है। फिर एक्चुअल में जो अगर हमारी हिस्ट्री देखेंगे ना, ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, लेकिन कश्मीर तब भी था। कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट। सो हाउ कम वी आर अंडर ऑक्यूपेशन, कभी एक कंट्री के अंडर कभी दूसरी। एट द एंड ऑफ द डे सफर कौन हो रहे हैं? अगर आप अभी देखोगे, इट इज अ स्मॉल कॉलोनी। दिस टाइम कश्मीर इज नॉट अ स्टेट। अभी स्टेट रहा भी ना यूनियन टेरिटरी, लेकिन मैं इसको स्टेट ना यूनियन टेरिटरी कुछ भी नहीं मानता हूँ। आई ट्रीट इट एज अ कॉलोनी। जैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी हिंदुस्तान, इंडिया ने लड़ा, ब्रिटिशर्स को निकाल दिया यहाँ से और इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई। वैसे ही जो अभी कश्मीर है ना, इट इज लाइक ए कॉलोनी। के स्टेटमेंट्स के कुछ खतरे भी हैं, ये मान के चलिए। 370 वापस लाने की बात करना मतलब ऐसा है कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है उसको ठीक कर देना। प्रैक्टिकली सोचिए, वापस आएगा? इसके लिए हमको लग रहा है नहीं आएगा। जो आप बोल रहे हो अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है इस पे कि ये परमानेंट नहीं था, उससे पहले जो जजों की बेंच बैठती थी उस पे जो उन्होंने फैसला दिया था वो क्या दिया था कि ये 370 जो है ये परमानेंट है। तो 3 जज वो है वो पागल थे, गलत थे, उनको गलत बोल दो। फिर उनके सारे जो भी फैसले थे अभी तक उन्होंने दिए थे वो सारे गलत है। फिर हमारी यही बदकिस्मती है कि जो हमारा लीडर है ना, वही हमारा फॉल्ट है, क्योंकि उसमें इतने गट्स ही नहीं है कि वो कुछ बोल सकता है। वो हमारे लिए क्या बात करेगा? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग जम्मू कश्मीर के सोपोर में हैं। नॉर्थ कश्मीर का इलाका सोपोर, ये वो जगह है जहाँ पे एक समय वोटिंग हुआ ही नहीं करती थी, लोग वोट ही नहीं डालने जाते थे। क्यों? क्योंकि हुर्रियत के नेता और कश्मीर को भारत से अलग करने की पॉलिटिक्स करने वाले नेता ये कहा करते थे कि कोई वोट डालने नहीं जाएगा, यानी वोटिंग बायकॉट की कॉल्स दी जाती थी। अब स्थितियों में परिवर्तन है, लोग अपनी पॉलिटिकल राय जाहिर करते हैं और सोपोर की सड़कों और गलियों पे राजनीतिक पार्टियों के झंडे फंडे और पूरा तामझाम लगा हुआ दिखाई देता है। डोर टू डोर कैंपेन करते हैं लोग और हम उन्हीं नेताओं से मिलते जुलते इंटरव्यू भी करते हैं। जैसे एक नेता हैं और जिनकी सोपोर में बहुत चर्चा है, वो हैं आतंकी अफजल गुरु के भाई अजाज अहमद गुरु। हमने उनसे ही बातचीत की, वो बातचीत आप लल्लन टॉप में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कई सारे नेता हैं जो एक समय पे हुर्रियत की पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन अब मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, संविधान के तहत शपथ लेते हुए, शपथ पत्र दाखिल करते हुए, पर्चा दाखिल करते हुए और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जरिए। सोपोर ने बहुत कुछ देखा। सोपोर ने मिलिटेंसी देखी, सोपोर ने बायकॉट के कॉल्स देखे और सोपोर ने बहुत बड़ा क्लैम्प डाउन भी देखा। यानी स्टेट वर्सेस मिलिटेंसी की लड़ाई में सोपोर, जैसे कश्मीर का हर इलाका पिसा, वैसे सोपोर भी पिसा। अब मेरे आसपास जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बिजनेसमैन हैं, सोपोर के बिजनेसमैन हैं। हम इनके ज़रिए सोपोर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं सबके पास आऊँगा तो सबके नाम हम पूछता चलूँगा और मैं पहला ही सवाल दागूंगा, जिसको मनो वो जवाब दे दे। पहला सवाल है कि सोपोर का इतिहास क्या है? जो मैंने अभी इंट्रो दिया इस वीडियो का, उसमें कितना सही बोला है, कितना गलत बोला है, ये कौन जवाब देगा इसका? डॉक्टर साहब आप बताइए, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर है। पहले मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर लूँ। प्लीज डू। जो आपने बोला कि अभी यहाँ पर जो इलेक्शन का प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले बॉयकॉट हो रहा था। कंपैरिजन में मैंने कहा, तो पहले मैं ये बात बता दूं आपको कि एज सच ओपनली बॉयकॉट कॉल कभी नहीं आती थी। लोग खुद ही नहीं निकलते थे सोपोर में, और उसकी कुछ वजह भी थी। अगर आप बेसिकली जाओगे सोपोर को छोड़ के आप कश्मीर का मुद्दा लोगे, तो जो आपका पहला प्राइम मिनिस्टर था हिंदुस्तान का जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लाल चौक में बोला था कि हम यहाँ पर प्लेबिसाइड करेंगे। उनका हाँ, प्लेबिसाइड वही हम हमारी राय पूछेंगे, हमें आज़ाद रहना है, हिंदुस्तान के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है। ये आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का वादा है टुवर्ड्स कश्मीर पीपल। फिर उसके अगेंस्ट हमें दिया गया था 35A एंड 370, आर्टिकल 370 एंड 35A, और 3 माहिदों पर काम बात हुई थी। 2019 में अगस्त में 370 और 35A हटाया गया। एक तो हमारे साथ पहली वादा खिलाफी हो गई, जो हमारे बारे में बोला गया था प्लेबिसाइड होगा, हमारी अपनी राय पूछेंगे, वो तो नहीं पूछेगी कभी भी, किसी भी पार्टी ने नहीं पूछी।
और जो थोड़ा बचा था हमारा कश्मीर का अपना 370 और 35 वो भी हटा दिया। जो वो अब इलेक्शन का अभी मोटिव चल रहा है ना, अगर आप मोस्ट ऑफ द पीपल से पूछेंगे ना, आपको जवाब यही मिलेगा कि हमें 370 वापस चाहिए, स्टेट हुड वापस चाहिए। तो जो लोग वोटिंग करने जा रहे हैं ना, वो वोट इसलिए डालने जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वोट के थ्रू वो 370 और 35 से वापस लाने जा रहे हैं। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम जो हमारी है, हमको डोल बना दिया गया है। क्योंकि एक्चुअल में जो अगर हमारी हिस्ट्री देखेंगे ना, अब ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, लेकिन कश्मीर तब भी था। कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट। इफ़ यू गो टू द हिस्ट्री, कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट। सो हाउ कम वी आर अंडर ऑक्यूपेशन, कभी एक कंट्री के अंडर, कभी दूसरी। एट द एंड ऑफ द डे सफ़र कौन हो रहे हैं? कश्मीर के लोग सफ़र हो रहे हैं। सफ़र इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी अपनी कोई गवर्नमेंट नहीं है। अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट आई, उसके पास पावर्स ही नहीं होते हैं। अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर आप अभी के इलेक्शंस पे जाओगे, फ़र्ज़ करो गवर्नमेंट बन भी जाती है, आप उनके पावर्स देख लीजिए, पावर्स क्या होंगे उनके पास? सारे पावर्स सेंटर के पास है। फिर भी एलजी के पास होंगे। एलजी के पास, एलजी तो सेंटर का है। जैसे सत्यपाल मलिक जी ने 35 और 370 हटा दिया रात को 12 बजे, और उन्होंने बोला कि फैक्स मशीन नहीं चल रही है, उनकी गवर्नर ऑफिस की फैक्स मशीन नहीं चल रही है। और आज ही वो बोल रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ, मुझे ज़बरदस्ती करवा दी गई। तो इस इलेक्शन का जो मोटिव है ना, आई डोंट नो वेदर ये हमको ब्लफ किया जा रहा है या क्या है मसला। मगर मेन मोटिव जो कश्मीर के लोगों का ये है ना कि हमसे जो वादा किया गया था, हमें वो चाहिए। हमें रेफरेंडम करने की ये दे दीजिए, आज़ादी दे दीजिए। फिर अगर हमें हिंदुस्तान के साथ रहना है, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। पाकिस्तान के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ रहेंगे। आज़ाद रहना है, आज़ाद रहेंगे। मतलब इट शुड नॉट बी जस्ट ट्रस्ट अपॉन अस कि हमें क्या करना है। ये आप कह रहे हैं कि ये करने का फैसला आप लोगों पर छोड़ देना चाहिए। ऑब्वियसली जो हम, मतलब मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपका, या तो आप ये बोले कि जो आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था, जब वो यहाँ, वो गलत थे। अगर वो गलत थे, फिर आपने, फिर उसके बाद जो भी हमारे साथ हुआ ना, हम वो सब सही मान लेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि आपके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ठीक थे, तो उसके बाद जो कुछ भी हो तो गलत है। फिर दो ही चीज़ें, या तो आपको अपने प्राइम मिनिस्टर गलत मानना है, या तो आपको हमें ठीक मानना है। क्योंकि आप अगर देखोगे ना, जो हमारे से वो वादा पूरा हुआ कभी हमारे साथ, आप हुर्रियत को छोड़िए, आप मिलिटेंसी को छोड़िए, आप किसी को भी छोड़िए, हमारे साथ जुल्म किसी एक पार्टी ने नहीं किया, सब लोगों ने किया। अभी अगर आप आए होंगे, जम्मू से आए या दिल्ली से आए, अगर बाई रोड जाएंगे ना, आप देखोगे हमें रास्ते में कितनी बार रुकना पड़ता है। या अगर कॉन्वॉय आएगी आर्मी की, या कोई वीआईपी जाएगी, हमारी गाड़ी को साइड में रखा जाता है। जब तक वो गाड़ियाँ पास हो जाएंगी तब तक हमें रुकना है। चाहे एम्बुलेंस हो या कोई भी गाड़ी हो, अगर हमारा पेशेंट होगा, क्रिटिकल पेशेंट भी होगा, उसको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ऑफिसर की गाड़ी जा रही होगी, कोई कॉन्वॉय जा रही होगी। आप हर एक चीज़ को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हो। नो डाउट देयर आर सम ब्लैक शीप, क्या है, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी तो यही है। डॉक्टर साहब, आपके सवाल से एक जिज्ञासा उपज रही है। अब बात ऐसे ही करेंगे हम लोग। एक सवाल से बात उपज गई, अब उस बात को आगे लेके आते जाएंगे। आपके सवाल से एक बात उपज रही है कि आप कह रहे हैं कि या तो नेहरू को गलत ठहरा दिया जाए कि नेहरू का कहना गलत था, या ये कह दिया जाए कि नेहरू का कहना सही था, तो आप सब कुछ तो रेफरेंडम पे बात आ जाएगी। ठीक, मतलब प्लेबिसाइड पे बात आ जाएगी कि कश्मीरी चाहते क्या हैं, उस पर बात। आप कह रहे हैं दोनों रास्ते में एक रास्ता अख्तियार कर लिया जाए। नेहरू ने जो किया आज से 75-76 साल पहले की बात है, ठीक है। हम उसको एक सेकंड के लिए किनारे रखते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ भूल जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए है, एक रेफरेंस पॉइंट है वो, भूलने की बात नहीं कर रहा हूँ, किनारे रखते हैं। लेकिन एक बात ये भी है ना कि जब बात अगर रेफरेंडम पे आएगी, जब बात प्लेबिसाइड पे आएगी, या इसको मानने पे आएगी कि कश्मीर के लोग कहाँ रहना चाहते हैं, तो क्या इसका फैसला कश्मीरी लोगों पे छोड़ा जाए कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, या राजा हरि सिंह ने जब जिन शर्तों पे एसेशन साइन किया था कि जब 47 की रेड हुई थी, ट्राइबल रेड हुई थी कश्मीर में, उसके बाद भारत से मदद मांगने के शर्तों पे आधार पर उन्होंने एसेशन साइन किया था, या उसको सही माना जाए? क्योंकि फिर कई सारे रेफरेंस पॉइंट आएंगे।
कई सारे रेफरेंस पॉइंट आएंगे, क्योंकि भाई भारत का हिस्सा होने के लिए एक राजा हरि सिंह ने स्वीकार कर लिया था और वो चले आए थे। फिर लाल चौक पे तिरंगा फहराया गया, शेख अब्दुल्ला भी। जो बेटे करण सिंह जी, अगर आपने देखा होगा, उन्होंने तो अपोज किया था जब 370 हटा, 35 हटा, उन्होंने तो अपोज किया था इस चीज़ को। और राजा हरि सिंह जी ने ऐसा थोड़ी कहा था कि आप अगर एक्सेशन किया था, एक्सेशन की कुछ पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स पे एक्सेशन हुआ था, टेलीकम्युनिकेशन था, सिक्योरिटी था और ये था। बाकी ऐसा तो नहीं था ना कि हम पर कब्जा ही किया जाएगा। मतलब अगर आप अभी देखोगे, इट इज़ ए स्मॉल कॉलोनी, दिस टाइम कश्मीर इज़ नॉट ए स्टेट, अभी स्टेट रहा भी ना यूनियन टेरिटरी, लेकिन मैं इसको स्टेट ना यूनियन टेरिटरी कुछ भी नहीं मानता हूँ। आई ट्रीट इट एज अ कॉलोनी, जैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी हिंदुस्तान, इंडिया ने लड़ा, ब्रिटिशर्स को निकाल दिया यहाँ से और इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई। वैसे ही जो अभी कश्मीर है ना, इट इज़ लाइक ए कॉलोनी, ये अभी इंडिया की कॉलोनी है, और अगर किसी और को मौका मिला वो भी आ जाएगा। डॉक्टर साहब के स्टेटमेंट, आपके स्टेटमेंट्स के कुछ खतरे भी हैं, ये मान के चलिए। आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, खतरे ये हैं कि कल को ये स्टेटमेंट जब लोग सुनेंगे तो वो ये लोग बोलेंगे कि कश्मीर के लोग क्या ये चाह रहे हैं, ठीक है क्या? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कि क्या आप लोग का इस बात से रब्ता है, या कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट रखते हैं आप लोग? इस जो डॉक्टर साहब की बात है, इससे कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट रखते हैं आप लोग, या इस बात? इसमें आपने जो इनसे जो आपने सवाल पूछा था, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम मोहम्मद शफी है, मैं बिजनेसमैन है जी, मैं एग्रीकल्चर में सर्विस करता था, फिर मैंने सर्विस छोड़ दी। अब मेरा बिजनेस चल रहा है शाह एग्रो सेंटर के नाम से। अच्छा, सोपोर में ही? जी, सोपोर में एग्रीकल्चर के रिलेटेड। जो आपने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर साहब ने उस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया है, जो रियलिटी है वो उन्होंने आपके सामने बयान किया। पहला सवाल ये था कि क्या मेरे इंट्रो में कोई गड़बड़ी थी या उसमें सुधार की जरूरत है, तो उन्होंने उस पूरी कहानी को बताया है। नहीं, आपने उनसे सवाल पूछा था कि सोपोर की जो हिस्ट्री है वो बता दो, ये कश्मीर की, सॉरी, उन्होंने बता दिया आपको, हकीकत वही है। नहीं, मैं करेक्ट कर दे रहा हूं आपको। मेरा सवाल ये था कि मैंने जो इंट्रो दिया है, जो बातचीत पे इंट्रो दिया है सोपोर के बारे में, क्या उसमें मैंने सही बोला है या गलत बोला है? सवाल ये था डॉक्टर साहब, ये सवाल था ना? आपने बोला कि इलेक्शन की जो मुहिम हाँ, चल रही है उस पे ये सवाल ये था। जो ये बोल रहे हैं वही रियलिटी है, लेकिन इस वक्त अब आप खुद देख रहे हैं, लोग चेंज हो गए हैं। मैंने आपको बोल दिया मेरा पहला वोट है, ये भी मैं अभी सोच रहा हूँ, 4-5 दिन है यहाँ पर वोटिंग। मैं 1 तारीख को वोटिंग है ना? हाँ, मैं अभी भी सोच रहा हूँ डालूं या ना डालूं। मतलब आपका पहला वोट? मैं तो तकरीबन 45 एज का हूँ, लेकिन पहला वोट मैं डालने जा रहा हूँ, लेकिन ये भी सोच रहा हूँ डालूं या ना डालूं। 45 साल के हैं? जी। लगते नहीं है आप। क्यों? 80 का हूँ। अब ये कंफ्यूज है कि 45 से ज्यादा के लगते हैं, कम के लगते हैं, बता नहीं रहा है। तो इन्होंने सही बोला है। अब जो ये कह रहे आपने अपने बोला था कि बहुत लोग चल रहे हैं, झंडे लगे, झंडे तो लगाने वाले लगाते हैं, वो कौन होते हैं जो लगाते हैं? लेकिन आप बता दीजिए कौन सी रैली यहाँ से गुजरी? कितने टाइम से आप इस वक्त सोपोर में? तकरीबन 1-2 घंटे से आपने कोई रैली गुजरते हुए देखी? डोर टू डोर होता हुआ देखा लोगों का। डोर टू डोर की बात अलग छोड़िए, वो मैं भी जाऊंगा रात को किसी का दरवाजा खटखटाने। कल भी तो रैली है ना, किसी की ज्यादा हुआ? किसकी रैली है कल यहाँ पे? वो ये एनसी और कांग्रेस की है, वो है। मैं कह रहा हूँ जो आपने अभी बोला था कि यहाँ पर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो बाइकाट की कॉल, ये उन्होंने सही बोला कि बाइकाट की कॉल नहीं दी जा रही थी, लोग खुद नहीं निकलते थे। अगर बाइकाट की कॉल होती थी फिर भी, तब भी आपको 5% 10% वोट दिखते थे, तो वो कौन डालता था? फिर बाइकाट नहीं होता था, बाइकाट लोग खुद करते थे, क्योंकि हमारे साथ हमेशा जुल्म हुआ है। जो भी आया, चाहे कोई भी पार्टी आई, हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन अब की बार हमें सिर्फ ये उम्मीद है कि हमें 370 जो है वो वापस आ जाए, क्योंकि 370 हटाने से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। एक प्रैक्टिकल बात करिए जी। प्रैक्टिकल बात यह है कि 370 चला गया, वापस आएगा भी। मतलब आपको कोई भी पार्टी वादा करके चले जाए, कल को बीजेपी भी ये वादा करके चली जाए कि भाई हम 370 वापस दे देंगे, 370 वापस आएगा। क्योंकि मैंने कश्मीर के नेताओं से बात की, सब कह रहे हैं 370 वापस लाने की बात करना मतलब ऐसा है कि भारत पाकिस्तान के का जो विभाजन है उसको वापस उसको ठीक कर देना, उसको उस गलती को ठीक कर देना है, ऐसा कर देना। लोगों का कहना कि वो नहीं हो सकता 370 वापस आना। प्रैक्टिकली सोचिए, वापस आएगा। प्रैक्टिकली सोचिए, एकदम प्रैक्टिकली हमको लग रहा है नहीं आएगा। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तब क्यों ऐसी मांग हो रही है सर? तो ये देखिए, जो लीडर सामने आ रहा है वोट मांगने, वो लोगों को धोखा दे रहा है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। सोचना उनको है, वो हमको धोखा दे रहे हैं।
धोखे में लोगों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कश्मीर की यही हिस्ट्री रही है, ये पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, ये प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, ये विश्वास करते हैं एक दूसरे पे। अभी अगर ये कोई बात बताएगा, मुझे विश्वास करना है, हमें ये आदत है विश्वास करने की, और फिर हमारे साथ विश्वासघात होता है। मसला वही आप खुद कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे लीडरों से मिला हूँ, उनने कहा ये पाकिस्तान इंडिया की वो बहुत बड़ी जंग होगी, ये 300 धारा वापस लाने की। सही बात है। जब उनको नहीं, मैंने ये नहीं कहा है भाई, मैंने कुछ और कहा है, आप गलत कोट कर रहे हैं मुझे फिर से। मैं जंग होगी नहीं कहा है भाई, मैंने कहा ना जैसे बहुत बड़ा मसला है ये। मैं उन्होंने जो 370 हटा, आप मुझे एक बात बोलते, वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हटा क्या? वो उसको हटने के लिए क्या चाहिए? उनको असेंबली में, कश्मीर असेंबली में मेजॉरिटी चाहिए, और कश्मीर असेंबली की तरफ से एक अनुशंसा की जानी थी। कहाँ से हटाया इन्होंने? कहाँ से हटाया? उधर आ जाऊँ, आपके पास आ जाऊँ। इन्होंने कहाँ से हटाया? दिल्ली से हटाया ना। अभी केस चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, अभी केस भी चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने तो लेकिन अपनी टिप्पणी में ये भी तो कहा था कि 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था। मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का वाला दे रहा हूँ, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक टेम्पररी प्रोविजन था, उसको हमेशा के लिए बनाए नहीं रखा जा सकता था। अगर उनको हटाना था तो हटा कौन सकता था? कश्मीर की असेंबली। सर आ जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने खड़ा हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। मैं इस कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। आपकी कुर्सी है लेकिन मैं बैठ जाता हूँ। इस पे बैठने से मैं यहाँ का मालिक नहीं होऊंगा, लेकिन ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मैं बिजनेस करता हूँ, सोपुर में रहता हूँ। जो आप बोल रहे हो अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है इस पे कि ये परमानेंट नहीं था, ठीक है। उससे पहले जो 3 केस उसमें आए हुए हैं, 3 जजों की बेंच बैठती थी, उस पर जो उन्होंने फैसला दिया था, वो क्या दिया था उन्होंने कि ये 370 जो है ये परमानेंट है। ये आपको पता है? हाँ हाँ, फिर 5 जजों की बेंच ने उसको पलट दिया। वेरी गुड। तो 3 जज वो है, वो पागल थे, गलत थे, उनको गलत बोल दो। फिर उनके सारे जो भी फैसले थे अभी तक उन्होंने दिए थे, वो सारे गलत है। फिर जब उन्होंने वो फैसला दिया था तो फिर वो गलत हो गए ना। जो भी उन्होंने फैसले दिए थे सारे वो गलत हो गए। उन केसेस को फिर से रीओपन करो, ये मेरा मानना है। जिस अयूब जी जिस बात की बात कर रहे हैं वो ये है कि 370 को लेकर एक पहले भी एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। 3 जजों की बेंच थी, 3 जजों की बेंच ने उस केस को जंग कर दिया था। उसके बाद 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास ये केस गया था। और अब जो जुगत चल रही है, जो उमर अब्दुल्ला ने भी लल्ला टॉप के इंटरव्यू में कहा था, हमारे इंटरव्यू में, कि वो कोशिश करेंगे कि इसे 7 जजों की बेंच के पास ले जाने की, ताकि रिव्यू किया जा सके। जी, अब 7 जजों की बेंच आएगी तो वो बोलेंगे कि ठीक है ये गलत हो गया, 370 वापस कर दो, ठीक है। ये पूरा ऐसे ही चलाएंगे और ये होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आएगा। 3 बार जजमेंट आया कि ये परमानेंट है, ये रिवोकेबल नहीं है। 5 जजों की बेंच में ये फैसला आया कि अब इसको रिवोक कर दो, ठीक है। अब 7 जजों की बेंच में फिर से आएगा वापस। लेकिन अगर मान लीजिए अब जो एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है 370 का आना नेताओं के हिसाब से, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ लेकिन कश्मीर के ही नेता हैं, इसलिए मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। वापस आके होगा क्या, मुझे ये बताइए। एक डिमांड है कि पूर्ण राज्य मिल जाए, एक डिमांड है 370 वापस आ जाए। होगा क्या उससे साहब? अभी क्या हो गया जो अभी रिवोक कर दिया इन्होंने, अभी क्या हुआ है? वो ये दावा करते हैं कि इससे कश्मीर में नॉर्मलसी आई है। वो ये दावा करते हैं कि इससे कश्मीर में बिजनेसेस को और तमाम उपक्रमों को खुलने में और ज़्यादा फैलने में, एक्सपैंड करने में मदद मिली है। ये उनके दावे हैं। गलत। मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस करने में आज प्रॉब्लम है। अगर मुझे भी अभी कोई नया बंदा बोलता है कि मैं बिजनेस करूँगा, बिल्कुल नामुमकिन बात लग रही है किसी के लिए भी अभी बिजनेस में सस्टेन करना। इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, नया बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम है। जिसका है वो कहते हैं ना कि हैंड टू माउथ चला रहा है। नया बिजनेस नहीं हो सकता है अभी जो ये बोल रहे हैं। ये तो बस किताबी बातें हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। ऑन ग्राउंड सिर्फ ये है कि हर एक बंदा परेशान है महंगाई से। कोई हालात, अगर हालात ठीक हुए हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा न्यूज़ में आया था एनकाउंटर हो गया, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ भी हुआ था, ये क्रीरी में हुआ था एनकाउंटर,
ठीक है, तो बारामूला में और एक किश्तवाड़ में भी हुआ है, ठीक। किश्तवाड़ में हुआ था। अगर नॉर्मलसी आई है तो कहाँ है? ये 370 कोई जादू है कि हटाया जिन निकल गया, हो गया सारा नॉर्मल हो गया है? हो गया ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ड्रामे हैं और कुछ नहीं है। जी सर, आप बताएं इस पे। आप क्यों सबके ऊपर उंगली दिखा रहे हैं? आपने नहीं बात कर रहे ये सबको मत किया, लास्ट में कुछ खास होगा इनके पास। ओके, अच्छा जी जी, नहीं नहीं, ठीक ठीक, बैठिए। अच्छा ठीक, चलिए सर बताइए, बात चल रही है प्रैक्टिकलिटी की। My point on this practicality is that if you'll go back सर हिंदी में बोल सकते हैं, थोड़ा हिंदी अंग्रेजी मिला के, क्योंकि हमारे दर्शक थोड़ा हिंदी ज़्यादा सुनते हैं। 2 या 3 महीने पहले जाएंगे, जब जून में हमारा यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट हुआ था, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, लोकसभा वाले की बात। तो आप देख लीजिए कि इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे अभी आप बैठे हैं, वहाँ से कौन इलेक्ट होके चले गए? यहाँ से वो चले गए हैं, उनका नाम है इंजीनियर रशीद, बारामूला के लोकसभा सांसद। एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स। जो ये इलेक्शन हुआ था ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स पे था, 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो, और अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने कोई 5 लाख के ऊपर वोट कमा लिए थे। विनिंग मार्जिन 2 लाख का था, और उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को, 2 बड़े हैवी वेट नेताओं को हराया था उन्होंने। which in fact are the contenders for CM post as of now। जो ये तीनों लोग यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन पीछे पार्लियामेंट्री सीट में, वो आज के टाइम में तीनों CM कंटेंडर्स भी हो सकते हैं। तो उस वक्त अगर आप ये बोलेंगे कि क्या स्लोगन था इंजीनियर रशीद की पार्टी का, वो इवन जब का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से, और वो कश्मीर, ये कश्मीर, सब कश्मीर हमारा है। अगर आप इफ़ यू सी करंटली हिज स्लोगन्स, आप कल की उनकी तकरीर देख लीजिए जो उन्होंने सोपोर में की है। क्या है तकरीर बताइए। जस्ट कपल ऑफ डेज बैक, कि ये सारा एक है, जम्मू से गिलगित तक, बल्चिस्तान तक एक है। सो एक्चुअली इफ़ यू सी दैट, अगर उन्होंने उस भावना पे लोगों से वोट लिए हैं, तो व्हाट दैट इज एक्चुअली क्या है, बताइए ना। आप लोग कैसे डिकोड कर रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स को? लोकल है इसलिए आप लोग का पर्सपेक्टिव मैटर करता है। सी वी आर एक्चुअली, उनका जो अभी जो चल रहा है वो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पैरोल पे 20 दिन के लिए बाहर आए हैं। आज तक अगर 10 दिन या 5 दिन वो खुले हैं, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कोई बात नहीं करी है। आज तक उन्होंने खाली असेंबली, हाँ, मेंबर पार्लियामेंट जो इस स्थिति के हैं, इस एरिया के हैं, वो तो दे आर, ही इज़ वेरी बिजी इन हिज पार्टी। उनका पूरा राइट बनता है, हक बनता है वो चलाने का। मगर अगर एक स्टॉलवर्ट जैसे उमर अब्दुल्ला जो है, वन ऑफ द एजुकेटेड, मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन द कश्मीर वैली, अगर उन्होंने उनको हराया है, उन्होंने किस मुद्दे पे उनको हराया? यू हैव बीन कवरिंग हिम ऑल्सो, तो वो तो आपको पता है वो क्या चाहते हैं। तो वही बात है, मतलब ये जो यहाँ पे सिलसिला चल रहा है, बेसिकली इफ यू गो बैक अ बिट बैक, यू हैव टू गो। अगर आप ये सारा देख रहे हो कि 87 में यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए थे असेंबली के, 1987 में, उस टाइम ये कहा जाता था, क्योंकि हम तो उस टाइम से वोटर्स नहीं थे, ये कहा जाता था कि कश्मीर की पॉलिटिक्स का वो एक बहुत ख़राब वक्त था, क्योंकि उस वक्त मास रिगिंग हुई थी, या इलेक्शन रिगिंग जो भी हुआ था, उसकी वजह से, जैसे काउंटिंग के समय रिगिंग हुई थी, जो भी हुआ था, वोटिंग के समय, काउंटिंग के समय, उसकी हालात से हालात एक टर्मोइल सिचुएशन में चली गई, विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, जो अभी का इस सिचुएशन चल रहा है। तो स्थिति ये है कि अभी ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे, मतलब ऐसा ही डेवलपमेंट के नाम पे, इफ़ यूल टॉक अबाउट सोपोर, वी आर नॉट दैट मच डेवलप्ड। आप अगर हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे जाएंगे, रात के समय में यहाँ पे खाली एक डॉक्टर होता है, एंड दिस इज़ द एरिया विच कवर्स मोर देन 1,76,000 पीपल। इस जहाँ पे आप बैठे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की टोटल पॉपुलेशन 1,76,000 है, और यहाँ पे जो टोटल वोटर हैं वो 1,13,000 वोटर्स हैं। तो 1,13,000 वोटर के एरिया में आप नाइट में, रात के 12 बजे हमारे हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे एक डॉक्टर है, और वो आप अगर आपके, मान लीजिए गौर फॉरवर्ड, अगर आप रात को यहाँ पे रुकते हैं, आपको एक गैस्ट्राइटिस की एक सिचुएशन होती है, जो नॉर्मल का एक गैस बन गया, पेट में दर्द हो रहा है, वो आपको रेफ़र करेगा GMC में। आप मुझे बोलिए, जहाँ पे एशिया की 2nd लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम ये है, तो कहाँ पे है हमारी डेवलपमेंट? अगर आप, इफ़ यू कम ऑन दैट नोट कि हम डेवलप्ड हैं, यहाँ पे आप रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए। यहाँ पे अभी भी मैं आपको बोल दूँगा, पावर कट्स का स्केड्यूल होता है मोर देन 12 आवर्स, हमारे 12 घंटे की बिजली नहीं होती है, तो डेवलपमेंट कहाँ हुई हमारी?
and what are the developments which we are expecting as people and what is actually coming practically with us. तो आप मतलब फिर सवाल तो बारामूला लोकसभा के बाशिंदों पे भी आएगा ना, वोटर्स पे भी आएगा ना, क्योंकि आप लोगों ने इंजीनियर रशीद को चुन के भेजा, आप लोगों ने ही चुना इंजीनियर रशीद को, मतलब यहाँ के वोटर्स पे। भले ही आपने वोट दिया हो चाहे ना दिया हो, भले ही आपने उमर अब्दुल्ला का बटन दबाया हो चाहे सज्जाद लोन का बटन दबाया हो, बटन दबाया ही ना हो, ना दबाया ही ना हो, लेकिन वो सवाल तो उठेगा ना कि भाई आप लोगों ने नहीं चुना। अगर आप ही लोग उनको एक डिविजिव फिगर के तौर पे देखते हैं, अगर आप ही लोग उनके नारों पे, उनके स्लोगन्स को थोड़ा सा एक एनालिटिकल स्केल पे जज करते हैं, तो भाई फिर आप ही लोगों ने चुना है उनको। ये तो मतलब चुना तो है उसको, इन 4 डिस्ट्रिक्टों ने तो उन्हीं को चुना है। सर, जब वो मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, हमारे कैंडिडेट्स थे सजाद गनी लोन साहब, उमरुल्लाह साहब और थे इंजीनियर रशीद साहब। आपने वो शेर शायद सुना होगा, जो कौम नहीं होती हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। जो हमारे पुराने हाकिम रहे हैं ना, तो उन लोगों ने जो कश्मीर के साथ किया है ना, उनकी सज़ा उनको एमपी मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन में मिल गई। क्योंकि जब से कश्मीर में 1950s से जो हुकूमत आई है, वो तो या एनसी की रही है या पीडीपी की रही है, इन लोगों की रही है आपस। साल 2002 के बाद से दिखाई देती है आपको सीन में। इट वाज फॉर मतलब अच्छा खासा टाइम था उनका, लेकिन किया क्या उन लोगों ने हमारे साथ। तो इट वाज नॉट कि वेदर इंजीनियर रशीद कुछ करेगा या नहीं करेगा, ये इधर ये मसला था कि चलो वी शुड गिव हिम अ चांस, मे बी ये कुछ करेगा नया। मैंने आपको बोला ना पहले ही, हमारी यही बदकिस्मती है कि जो हमारा लीडर है ना, वो वही हमारा फॉल्ट है, क्योंकि उसमें इतने गट्स ही नहीं है कि वो कुछ बोल सकता है। वो अंदर से डरा हुआ, हमारा लीडर अब अंदर से खुद डरा हुआ है, वो हमारे लिए क्या बात करेगा। क्यों डरा हुआ है सर? सर मतलब मैं बोलूँगा क्यों डरा हुआ है सर। अगर आपने वो एक इंटरव्यू देखा हो ना, जहाँ पर राजनाथ साहब जी बैठे हैं और महबूबा मुफ्ती जी बैठी थी, और उन्होंने बोला था जब बच्चों को आंखें चली गई, बच्चों के पैलेट गन स्टार्ट हो गए, इंडिया बोलता है कि कश्मीर हमारा पार्ट है, कश्मीरी हमारे भाई है। 10 साल 12 साल 11 साल बच्चों पर इन लोगों ने पैलेट्स चलाई, आंखें चली गई बच्चों की। आपने देखा होगा, एज ए जर्नलिस्ट आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी। तो फैल मत्तू जो मर गया, क्या करने गया था वो? उसके जेब से 10 रुपए का नोट निकला था, वो क्या करने गया था? वो गोली चलने गया था। एट दैट पॉइंट महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, और उनने फिर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में बोला कि उनने, ये बच्चे दूध लेने गए थे क्या, ये टॉफ़ी लेने गए थे क्या? आई डोंट ब्लेम एनीवन। आर्मी या पुलिस जो भी ये होते हैं ना, इनको रेस्ट्रेंट सिखाई जाती है। मैं ये भी बोलूँगा आपको कि अगर यहाँ पर ये लोग भी नहीं होंगे, हम आपस में लड़ेंगे। क्योंकि कश्मीर की सिचुएशन इस वक्त ये है कि ना, अगर यहाँ पर पुलिस और आर्मी, अगर ये डिफेंस भी नहीं होगा, तो हम आपस में लड़ पड़ेंगे। क्योंकि जो यहाँ पर रैलीज अभी हो रही है, एक और दो तीन पार्टीज़ की, ये आपस में लड़ पड़ेंगे। इनका रोल बहुत बड़ा रोल है इस वक्त। अब डॉक्टर साहब ना, आप जो बोल रहे हैं ना, उसमें नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव भी होता है हमेशा, आप जानते होंगे। जब हम ये बोलते हैं पैलेट गन्स के समय, अगर आप पैलेट गन्स आपको ना पता हो, तो एक समय तक एक लेथल वेपन, जिसको कई सारे संगठनों ने, मानवाधिकार संगठनों, जिसके यूज़ पे सवाल उठाए थे, एक गन्स होती थी जिससे छोटे छोटे छर्रे निकलते थे, और वो छर्रे इतने छोटे होते थे कि वो आपकी स्किन में घुस जाते थे, और कई बार वो लोगों की आंखों में घुसे हैं। कई बार उसके चोट जो उनकी चोटें जो होती हैं वो इतनी डेडली हुई हैं कि वो वाइटल ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुँचाया उन पैलेट गन्स ने। और सिक्योरिटी एजेंसी जम्मू कश्मीर में काम करने वाली ने उनका इस्तेमाल किया है। उन पैलेट गन्स की बात हो रही है यहाँ पे, और वो इस्तेमाल ये कह के किया जाता था कि ये नॉन लेथल वेपन्स हैं। इस्तेमाल ये कह के किया था कि वो क्राउड कंट्रोल वेपन्स हैं, लेकिन उनके जब परिणाम, उनके दुष्परिणाम सामने आते थे, वो कुछ और दिखाई देता था। तो जब आप पैलेट गन के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, हाँ, और जब पैलेट गन के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, तो इसका एक नैरेटिव दूसरा भी है। मतलब जो नैरेटिव आपको लगता है जो महबूबा मुफ्ती बोल रही थी, पुलिस जब फायर कर रही है, तो पुलिस के सामने पुलिस फायर कर रही है पैलेट गन, जिसके से कोई चोटिल हो रहा है, लेकिन एक तर्क ये है कि जो फायर कर रही है जिस पर, वो व्यक्ति कौन है? कश्मीरी व्यक्ति के लिए वो एक इनोसेंट इंसान भी हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए वो एक थ्रेट भी हो सकता है। मतलब मैं नैरेटिव्स की बात कर रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब पैलेट गन्स यूज़ हो रहे थे, वो यूज़ इसलिए हो रहे थे कि कुछ खतरा था, उस खतरे को टालने के लिए ये नॉन लीथल वेपन्स अकॉर्डिंग टू यू पैलेट गन्स यूज़ करते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ मैं फिर से अपनी बात साफ कर दूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? मैं एक पत्रकार की तरह यहाँ बैठा हूँ। सरकारों ने जो कहा, सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो कहा,
नेताओं ने जो कहा और स्थानीय लोगों ने जो कहा, मैं सबकी बातों को कंपाइल करके एक इमेज पेश कर रहा हूं कि एक वर्जन ये है और एक वर्जन ये है। तो मुझे सर आप ये बताइए, जब 370 हटा उससे क्रिटिकल सिचुएशन कश्मीर में कभी नहीं हुई है। जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो मुझे आप एक बात बताइए, उस वक्त को एक भी आदमी मारा क्या? एक भी आदमी मारा क्या? उस वक्त जो सिक्योरिटी एजेंसी थी, जो गवर्नमेंट थी, उनने कंट्रोल किया ना क्राउड को। उस वक्त कोई भी बंदा घर से बाहर आया नहीं आया घर से बाहर। तो जब 370 हटा, अगर उस वक्त ये पॉलिसी थी कि पैलेट गन्स नहीं यूज़ किए जाएंगे, लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, पीसफुली रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और लोग रेस्ट्रिक्ट हुए भी, उससे पहले क्यों पैलेट गन्स यूज़ हुए? जी, आप कुछ पैलेट गन्स कह रहे थे, मेरा सवाल समझ में आ गया ना? वो गलत कोट कर देते हैं आप मेरा सवाल कभी कभी। नहीं जो आपने कहा ना कि जब सिक्योरिटी फोर्स होती थी तो सामने जब लोग आते थे तो सिक्योरिटी फोर्स को कुछ लग रहा था कि कुछ खतरा है, इसीलिए वो नहीं, हाँ, मतलब ये दोनों पर्सपेक्टिव है। आपके लगता एक हिस्से को लगता है कि वो मासूम लोग थे और एक हिस्से को लगता है कि वो खतरा थे। मैं ये कह रहा हूँ, वो जो वाटर गन की पास गाड़ी होती है, क्या उससे नहीं कर सकते थे उससे बीड को तितर बितर? जब दिल्ली में कहीं पर ये एहतजाज होता है तो वहाँ पर ये पैलेट गन यूज़ नहीं करते, ये कश्मीर के लिए क्यों है? ये भी तो सोचना है ना। दूसरा, ये ओवरऑल मुझे लग रहा है पूरे वर्ल्ड में ये बैन है, ये सिर्फ कश्मीर में ही क्यों खुला छोड़ा हुआ है? आप पानी, अगर भीड़ जमा हो रही है तो आप पानी भी छिड़क सकते हैं उन पे, जैसे दिल्ली में या दूसरी जगहों पे, कोलकाता में देखो क्या क्या हुआ। तो हमारे साथ ही क्यों हुआ? असल में सही बात यह है, जो भी हमारा लीडर आया उसने हमारे साथ धोखा किया। अब अभी आपने कहा, इन्होंने बोला था कि हमारे लीडर डर रहे हैं, और क्या हो रहा है? तो जेल में उमर अब्दुल्ला नहीं थे, महबूबा मुफ्ती हाउस अरेस्ट थी या जेल में थे? नहीं, टेंशन में थे ये लोग। वो थे ना। वो कौन सा लीडर जिसको खुद पता नहीं अपना, जो अपने आप को ना बचा पाया, वो हमको क्या बचाएंगे? हम ऊपर वाले के रहम करम पे है यहाँ पर। लेकिन अब ये जो इंजीनियर रशीद आया, इनको अभी हमने आजमाया नहीं, ये पहली बार आ रहे हैं, अभी हमने इनको जितने हैं इनको सबों ने आजमा रखा है। तो इसलिए जो इन्होंने पिछले वाला इलेक्शन जीता वो इसीलिए कि भाई नया है, इसको आजमा लेते, आजमा के देखते हैं। हाँ देख लेते हैं। बाकी उसका वो दिल जाने और वो क्या करता है, फिर हमारे साथ बनता भी है या ना बनता है वो अलग बात है, कौन जीतता है, फिर वो हमारे साथ क्या करता है वो ऊपर वाला जानता है। ओवरऑल हमको सिर्फ अब तक धोखा दिया गया। दूसरी बात, आर्टिकल 37 जो आप बोल रहे हैं, मुझे दो चीज़ें उसमें लगी है जिससे कुछ फ़र्क पड़ा है। एक तो करप्शन, जितना ज़्यादा करप्शन हो रहा था उतना अब उस टाइप नहीं हो रहा है, नहीं उतना करप्शन नहीं हो। और दूसरा, जो बैकडोर, ये जो नौकरियां मिलती थी, ये जो इनको मिलता था, वो भी बहुत कम हुआ है, विधायक के कहने से मिल जाती थी टाइप। वो बंद हुआ। दूसरा ये कि अगर कोई क्राइम करता था, अब उसका यार दोस्त या रिलेटिव कोई संसद था, तो वो क्राइम से बच जाता था और गरीब को कोई इंसाफ नहीं मिलता है। ये 300 धारा से हुआ है। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, यहाँ मुफलिसी आप इतना देखोगे कि छोटे छोटे आपने श्रीनगर में देखा, वो PhD वाला वो ये जो बेच रहा था, वो मसाले बेच रहा था रेडी पे, ये पोजीशन हुई है 370 से। यहाँ पर जब से 370 हटाया गया, वैसे उसमें रखा ही क्या था, लेकिन फिर भी एक नाम था, एक टैग था हम पे, कुछ है, लेकिन वो भी लिया गया और वो भी गलत तरीके से करना चाहिए था। वो पार्लियामेंट में होना, ये असेंबली से पास होना चाहिए था, लेकिन किया उन्होंने रातों रात किया और हमको यहाँ पर अपने घरों में बंद करके रखा है और उसका ऐलान कर दिया। मसला यही है। कुछ कह रहे थे आप अभी? दो तीन लोग चले गए क्या वो लोग? सब लोग फोन पे हैं। अच्छा, ठीक, हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। मैंने सर ये कह रहा था कि अभी नॉर्थ ईस्ट में आपने खुद देखा था, अभी वहाँ पर वो ड्रोन हमले भी हुए। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में ओके। हाँ, ड्रोन हमला, इवन CM ऑफिस पे भी कुछ बम गिराया गया, उसके आसपास भी। उधर पैदल गन्स नहीं यूज, CM ऑफिस के पास नहीं गिराया गया, थोड़ा दूर में है। मतलब CM के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था और एडवांस पार्टी पे हुआ था। ड्रोन्स भी यूज हुए थे, एरियल वेपन्स भी यूज हुए थे। जब CRP अपने एंटी ड्रोन सिस्टम अपना वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर तो पैदल गन्स यूज नहीं हुए। आप अपने, अगर आप देखिए सर, अगर आप कहते हैं कि ये हमारे अपने लोग हैं, तो आप अपने लोगों के साथ ऐसे नहीं बिहेव कर सकते हैं। इट कैन। और दूसरी बात यह है, जो मेरा मानना है और जो भी कोई सेंसिबल बंदा उसका मानना है, अगर एक दिन की ज़िंदगी होगी ना इज़्ज़त की, वो 100 साल की ज़िंदगी बेइज्जती की ज़िंदगी से बहुत अच्छी है।
लिव लाइफ विद डिग्निटी एंड दैट इज़ ऑल वी वांट। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ से निकलूँ, देखिए मैंने आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया, आई डोंट नो वट एवर बी द रिपरकशंस, इसके रिपरकशंस क्या, आई नाइदर आई केयर वट एवर बी द रिपरकशंस। मतलब आई हैव फुल फेथ, मरना सबको एक दिन है, लेकिन जब तक जियो विद डिग्निटी जियो, और अगर बात करो वो सही बात करो। मतलब जैसे हमारे लीडर ने अभी तक हमें रखा ना ब्लैक में, अब वैसा नहीं चलेगा। चलिए इस बातचीत को हम लोग थोड़ा सा रैप करने की तरफ ले चलते हैं, और लोग आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि अब थोड़ा सा ना मैं जो सवाल पूछने वाला थोड़ा संवेदनशील किस्म का सवाल है, क्योंकि कश्मीर में सब कुछ ही संवेदनशील है, तो ये भी मान लीजिए संवेदनशील होगा। ठीक है, सवाल ये है कि कश्मीर के लोगों पे दो सवाल उठाए जाते हैं, और ख़ासकर कश्मीर के मुसलमानों पे। ठीक है, एक सवाल है कश्मीरी पंडितों को लेकर आपके स्टैंड को लेकर, क्योंकि कल बारामूला में मैंने कुछ लोगों से पूछा कि कश्मीरी पंडितों को लेकर आपका क्या सोचना है, तो उनका कहना है कि कश्मीरी पंडित खुद ही छोड़ कर गए, हमने उनको नहीं भगाया। मैं जो वीडियो में हमारे आ चुका है मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। और दूसरा, कश्मीरी लोगों के, जम्मू की साइड के लोगों के नहीं, लेकिन कश्मीरी लोगों की वतन परस्ती को हमेशा सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है। क्या वो हिंदुस्तान परस्त हैं या क्या वो पाकिस्तान परस्त हैं, इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। आप लोग भी सुनते होंगे इस तरह की चीज़ें, नैरेटिव इस तरह की बातें सुनते होंगे सोशल मीडिया पे और डिबेट्स वगैरह में। आप लोग को क्या सोचना है, पहले कौन जवाब देगा? मैंने आपको पहले ही बोला है कि वतन परस्ती की बात कहीं आएगी ही नहीं। अगर इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि हम प्रो इंडियन बने तो गलत है, अगर पाकिस्तान एक्सपेक्ट करेगा हम प्रो पाकिस्तान बने, गलत है, क्योंकि हम लोग की आइडेंटिटी अलग है। वी नीड अ रेफरेंडम, हम खुद ये करेंगे कि हमको किसके साथ रहना है। मतलब हो सकता है कि रेफरेंडम में ये हो कि वी वांट टू बी अलोन, हमको अलग छोड़ दिया जाए। वी हैव रिसोर्सेज, वी कैन, जैसे स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा मुल्क है, वो अपना इतना रेवेन्यू जनरेट करता है ओनली ऑन टूरिज्म। हमारे पास इतना सारा टूरिज्म है, हमारी जो सारी इलेक्ट्रिसिटी वो सारी बाहर जाती है, और हमको यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगा दिए गए हैं। जी, कि जो पंडित लोग हैं उनको हमने नहीं निकाला, वो खुद निकले, ये बात सही है। आपने अगर देखा होगा, वो यहाँ पर एक लेडीज़ जो हिंदू है, वो यहाँ पर सोपोर में इस वक्त घूम रहे हैं, अपनी डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। अगर हम ऐसे होते, हमने उनको निकाला होता तो वो प्रचार कर सकती थी वहाँ पर इस टाइम, लेकिन हमने उनको नहीं निकाला, वो किसी के बहकावे में आ गए, यहाँ से निकल गए। अदरवाइज़ हम पीस से रहना चाहते हैं, मोहब्बत से रहना चाहते हैं, ये हमारी हिस्ट्री है। लेकिन वो यहाँ से खुद भागे, उनको किसी ने नहीं निकाला। वो अब भी आना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं तो आ जाए, हम वेलकम करते हैं उनको। जैसे ये एक लेडीज़ इस वक्त प्रचार कर रही है डोर टू डोर, आरमपोरा, खुशहाल मुतु, ये जो है बटपोरा, वहाँ पर जा रही है वो, उसको किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खुद भागे किसी के आने के बहकावे में, तो उसमें हमारा कोई कश्मीर का कोई कसूर नहीं है उसमें। लेकिन मैं जब कुछ कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी में जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें इस तरह से, सर इधर आ जाइए, उधर पंखे की आवाज़ भी आएगी, तो वो ये कहते हैं कि हमें छोड़ना पड़ा अपना घर, और घर छोड़ना सबसे अधिक तकलीफ़देह होता है। जिस घर में हम पले बढ़े, जिस घर में हम पैदा हुए, जिस घर में हमारी पुश्तें जन्मी, वहाँ से वो हमें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी कोई मर्ज़ी नहीं थी, कौन अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ना चाहता है अपना। सर यहाँ पर सामने एक पंडित रहा करता था गरीब नवाज़ के नाम से, शायद उनको कोई जानता हो। वो ये पुरानी बात है, वो VCR VCP वो किराए पे देते थे रात को। हमने लाया था एक रात को, वो सुबह सवेरे वो हमारे पास आए, कहा हमको VCR वापस दे दो, हमको जाना है। हमने कहा किधर जाना है? कहा हम घर छोड़ के चले जा रहे हैं। हमने कहा क्यों? कहा हमको मैसेज मिली है कि यहाँ से निकल जाओ। ये उसकी बात है। तो मतलब किसी ने डराया ना उसको? डराया नहीं, उनको बहकाया गया है, डराया नहीं। अगर डरने वाले, आपने खुद देखा होगा न्यूज़ों में कितने पंडितों का संस्कार हमने किया है, या आपने खुद देखा होगा शादियों में हम उनके जाते हैं, पड़ोसियों का हक होता है। कहीं पर हिंदू लड़की की शादी या लड़के की शादी, वहाँ पर मुसलमान होते हैं, वो जाते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से का भी सपोर्ट उनको चाहिए वो हम देते हैं। लेकिन उनको बहकाया गया, उनको गलत तरीके से यहाँ से निकाला गया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखिए, आप मुस्लिम है शायद नहीं है, मैं पत्रकार हूँ सर। नहीं, फिर भी आप मुस्लिम नहीं, आप दूसरे जाति से, क्या यहाँ पर आपको कोई टेंशन हुई? हम यहाँ पर भाई भाई ना बैठे यहाँ पर,
ये सीधी सी बात है, उनको किसी ने नहीं यहाँ से निकाला है, वो खुद निकले हैं, किसी के कहने के बहकावे में आ गए, वो यहाँ से निकले। अदरवाइज उनको कोई खतरा नहीं यहाँ पर था। अगर वो हमारे साथ देते, यहाँ पर इतना खून खराबा भी नहीं होता जो हुआ है। बात यही है। सर आप चले गए थे, मैं लाइन ऑफ इंक्वायरी आपकी तरफ लेकर आता हूँ। बात हो रही थी कश्मीरी पंडितों पे और बात हो रही थी वतन परस्ती पे, कि इन दोनों को लेकर हमेशा कश्मीरी मुसलमानों को और कश्मीर के बाशिंदों को हमेशा टारगेट किया जाता रहा है, ये सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसमें एक और पुछल्ला जोड़ देते हैं एक सवाल में। इस सवाल में है कश्मीर की मिलिटेंसी और कश्मीर के वो कुछ बड़े नाम जिन्होंने कश्मीर को अलग करने और कश्मीर की आज़ादी को लेकर अपनी पॉलिटिक्स चमकाई। मतलब मैं पॉलिटिक्स चमकाना ये शब्द कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इन सारे लोगों ने पॉलिटिक्स चमकाई है अपने एक समय तक, ठीक है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि एक बड़ा नेता है, उसकी लाइमलाइट है और उसके फॉलोअर्स या तो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा मारे जा रहे हैं या मिलिटेंट्स द्वारा मारे जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि पॉलिटिक्स चमकाई। तो ऐसे लोगों का नाम आता है। सोपोर का ही रहने वाला अफजल गुरु था, अनंतनाग में मारा गया। त्राल का रहने वाला बुरहान वानी था, जिसको अनंतनाग में मारा गया। ऐसे लोगों का नाम निकाला जाता है और कहा जाता है कि देखिए कश्मीर से यही नाम तो जन्मे थे। सोपोर को सैयद अली शाह गिलानी का नाम लिया जाता है, जो कैलेंडर निकाला करते थे साहब की इतने दिन स्कूल बंद रहेंगे, इतने दिन संस्थान बंद रहेंगे, इतने दिन बंदी रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को लेके देखिए कश्मीर, ये कहा जाता है कश्मीर में देखिए इतने सारे कंट्रोवर्शियल फिगर पैदा हुए हैं, और क्यों ना हम इनकी वतन परस्ती पे शक करें, क्यों ना हम शक करें कि ये लोग गड़बड़ भी हो सकते हैं। इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहले आप अभी जो कश्मीरी पंडित्स के बारे में बात कर रहे थे, सर आप इधर आ जाए तो मैं इधर आ जाऊँगा। जो आप अभी कश्मीरी पंडित्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं कांस्टेंट टच में था अभी 2002 तक अपने कश्मीरी पंडित्स के साथ, अभी भी हूँ। आई एम स्टिल इन टच विद माय फ्रेंड्स। तो जैसे मुझे लगता है कि ऐसा कोई एट दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ अराउंड क्लास 12 जब ये हुआ था, यहाँ से जब माइग्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ था। तो एज सच जिस एरिया में हम रहते थे वो सोपोर का पुराना एरिया है। हमारे मोहल्ले में दो मंदिर थे हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक। इफ़ यू कैन गो डाउन देयर, राइट, इट्स जस्ट हाफ ए किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस प्लेस, यू विल स्टिल फाइंड कि वो ऐसे ही है जो यहाँ के मुसलमान लोग हैं, वो उनकी उस मंदिरों की रक्षा करते हैं। ऐसा हमारी नोटिस में क्योंकि हमारे एरिया में हमारे मोहल्ले का नाम था संग्रामपुरा, वहाँ पे बहुत हिंदू रहते थे, कश्मीरी पंडित रहते थे। तो एज सच वहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं था ऐसा कुछ। तो आपने जो दूसरी बात की, जैसे कि यहाँ पे जिन लोगों की फैन फॉलोइंग बढ़ी या था, दीज आर ऑल रिपरकशंस ऑफ 1987। मैंने आपको पहले भी बोला है, जो भी यहाँ पे 1987 के इलेक्शंस में रिगिंग हुई थी, उसके आउटबर्स्ट ये होता है। जैसे आज आपने एक दूसरी बात बोली कि 2019 में एब्रोगेशन को जो आर्टिकल 370 का हुआ, इसके बाद बोल रहे हैं आप लोग आज सड़कों पे है। और आपने खुद ही बोला कि जो अभी चर्चा चल रही थी कि नेता भी बहुत वादे कर रहे हैं कि हम 370 की धारा को वापस लाएंगे। और मैंने कहा कि उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है, इस पर भी बात होनी चाहिए। प्रैक्टिकलिटी की हम बात पहले नहीं करेंगे। मैं आई एम ए कॉमनर। आपको जिस सुविधा की जवाब देना है उस तरह से जवाब दीजिए। आई एम ए कॉमनर। मेरे को एक लीडर आता है, जो भी है, वेदर इट्स फ्रॉम एनसी, वेदर इट्स फ्रॉम पीडीपी, वेदर इट्स फ्रॉम इंजीनियर रशीद पार्टी, आईएनसी, जो भी है। क्योंकि अभी अगर आपने हर एक मीडिया पे अभी अगर आप देखोगे, कांग्रेस का ये मानना है कि हम 370 की धारा को वापस लाएंगे और कश्मीर को स्टेट छोड़ देंगे। एंड कांग्रेस इज सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन द कंट्री, वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। बीजेपी इज़ नंबर 1, कांग्रेस नंबर। तो अब लोग मान लीजिए उसकी तरफ जुट जाते हैं, और कल को मान लीजिए ये प्रैक्टिकलिटी में नहीं होता है। मान लो कश्मीर वोट्स फॉर एनसी एंड कांग्रेस, लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो अपना वादा नहीं निभाते हैं। उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिपरकशन? क्वेश्चन मार्क रिमेन्स ऑलवेज देयर। तो यही एक हुआ था कि 1987 में भी जब ये स्थिति बनी थी, उसके बाद एक टर्माइल सा सिचुएशन पैदा हुआ। अब हम आप ही का मान लेते हैं, मान लीजिए कि बहुत हद तक 90% ऑफ द मिलिटेंसी इज एरेडिकेटेड, 95% इज एरेडिकेटेड, 100% इज एरेडिकेटेड, वट एवर इज द क्लेम्स बाय द गवर्नमेंट। अब ये बोलिए कि आप आज जो भी वादे करते हैं, तो वो उसमें खाली मेरे ख्याल से ये लगता है कि भाजपा ये वादा नहीं करती है कि हम 370 को वापस लाएंगे। उसके बाद जो भी आप प्लीज़ गो टू द रैलीज, प्लीज़ लिसन टू द पीपल हु आर आस्किंग फॉर द वोट्स, दे से दैट वी विल ट्राई टू गेट बैक 370। तो फिर लोगों को उसी पोजीशन में लिया जा रहा है। 87 जैसी स्थिति ना हो जाए, ये डर रहे।
ये हो देखिए ना, मतलब आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने, मान लीजिए मैंने वोट ही नहीं डाला है, आई एम 52, मैंने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि जब वोटिंग थी उस वक्त मैं 17 ईयर्स का था, उसके बाद टर्माइल सी सिचुएशन थी। मान लीजिए मैं क्यों वोट डालूँ, व्हाई शुड आई वोट? अगर आपको ये पता है कि जब व्हेन आई वाज अबाउट टू वोट उस वक्त एक टर्माइल सी सिचुएशन हो गई। अभी फिर वही वैसे मुद्दे ही आ रहे हैं, हम 370 को वापस लाएंगे, हम इसको वापस करेंगे, हम आपका स्टेटहुड वापस करेंगे, विच एक्चुअली इज़ डिज़ाइंड बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज, बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, बाय द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द कंट्री। क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारा गवर्नर आज ही ठीक है? ये बहुत ज़्यादा चीज़ें भाग रहा, आप देखोगे कैसे हालात बन रहे हैं। क्योंकि जो अभी मेरी जो यहाँ पे दूसरे पैनलिस्ट भी बैठे थे, उन्होंने भी ये बोला था कि अभी तो फिर भी ये लगता था कि जो यहाँ पे जो भी कंट्रोल चल रहा है वो एज सच ये एपॉलिटिकल है, इसमें पॉलिटिक्स कहीं नहीं है। उसके बाद तो फिर पॉलिटिकल अफेयर ही शुरू हो जाएंगे ना। जी सर, कोई रिमार्क आपका? सर मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इससे कि एक्चुअली जो यहाँ पर जो इस वक्त इलेक्शन का जो मोटिव है सबका, वो सब लोगों को ये बोल रहे कि 370 वापस लाएंगे, 35A वापस लाएंगे, बट आई डोंट थिंक प्रैक्टिकली कि वो बहुत मतलब पॉसिबल है। प्रैक्टिकली दैट इज़ नियर इम्पॉसिबल। अब ये झूठे वादे हैं। अब जब कल को ये गवर्नमेंट बना भी लेते हैं, 5 साल चला भी लेते हैं, 5 साल के बाद क्या बोलेंगे ये लोगों को, जब ये कुछ अपना वादा जो इन्हें मैनिफेस्टो में दिया है इसमें कुछ किया भी नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करो 5 साल बाद क्या करेंगे लोग? वोट करेंगे? नहीं करेंगे वोट। मैंने आपको पहले ही बोला, जब मैंने आप स्टार्ट किया, पहला वादा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब मैं बोलूँगा हमारा प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू साहब का, वो नहीं पूरा हुआ। उसके बाद जितने भी हमारे CMs आए, चीफ मिनिस्टर, अभी उनमें से बहुत सारे वो अभी है, तो उनने जो कुछ भी किया उसके बाद आई डोंट थिंक दे डिज़र्व आवर वोट। उसके बाद जो कुछ भी हो, आई डोंट थिंक दे डिज़र्व आवर वोट। अगर आप सोपोर की डेवलपमेंट लोगे, यहाँ पर वी डोंट हैव रोड्स, हमारे पास रोड भी नहीं है यहाँ पर। अगर हॉस्टल की बात करोगे, आप हॉस्टल आप जाओगे, प्राइमरी मतलब सोपोर में 1,76,000 पॉपुलेशन है, आप वहाँ पर जाइए वहाँ पर फैसिलिटीज़ देखिए क्या है। अभी कंट्री में आप देख लीजिए, इतनी बड़ी कंट्री है, आप मुझे बताइए स्मार्ट मीटर जो इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर्स लगे हैं वो कितनी जगह लगे हैं? कई शहरों में लग गए हैं अभी तो। कितने शहरों में लगे हैं? अरे गिनती थोड़ा याद होगा, अभी आप मैं बीच बात में गिनती पूछ लीजिए मुझसे, याद नहीं होगा, लेकिन कई शहरों में सुनता हूँ लग गए हैं। वॉज इट नेसेसरी कि कश्मीर में पहला लगाया जाए? वॉज इट नेसेसरी? कश्मीर में पहले टर्मल इतना है, पिछले 370 के बाद कोरोना हुआ, इतना हुआ, इकॉनमी इतनी डाउन है, लोग हैंड टू माउथ जी रहे हैं और आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। वॉज इट नेसेसरी? आप मेट्रोज में नहीं लगा रहे हैं, मेट्रोज में जहाँ की इनकम बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? इजंट दिस हैरेसमेंट? सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शौकत मोहद्दीन लोंदा है। आई एम हियर प्रेसिडेंट ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन। आखिरी बातचीत हो रही है, आखिरी डिस्कशन पूरा सुना मैंने। अरे आप चले गए थे फोन लेकर बाहर, आप 20 मिनट तक गायब थे आप। डार्क सब आए थे नीचे, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा बिजी चल गया था। ठीक है, आपका काम धाम भी है, मैं उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। आखिरी फेज का डिस्कशन ये था जो मैंने 3 सवाल यहीं से 2 क्वेश्चन है। मैं यहीं से आपको क्वेश्चन बोलूँगा। आप ये मानते हैं कि जो JNK है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इंडिया? मानते हैं, रियलिटी ये है, लेकिन हमारे साथ कैसा सलूक किया जाता है, आप मुझे उस बात पे बताइए। आप भी मानते हैं कि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, जम्मू कश्मीर? नहीं, मैं तो ये सी नहीं, ये देखिए, यही प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। आपकी बात समझ रहा हूँ। 370-35 से आप उनको साइड में रखिए अभी, ठीक है? वो डिस्कशन आपने कर लिया। हाँ। मेरा मानना है हम भारत के साथ हैं, इंडिया ओके, बट द इशू इज हमारे साथ कैसा सलूक किया जाता है। यू आर दिस इज द मोस्ट जो सबसे महंगी जगह है ना सोपोर की, ये आपका वो एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द मोस्ट जो सबसे महंगा सोपोर का एरिया है। दिखा लो ना, मेरे पीछे दिखा लो तुम। ठीक है सर, आप देखो मार्केट की हालत। इससे पहले मैं आपको 370 अभी मतलब उससे पहले की बात बोलूँगा, यहाँ पे आप
पैदल चल पाना मुश्किल होता था। लेकिन पता नहीं जब से हमारा ये आपने हमारा जो ये स्ट्रेस था 370 एंड 35A जब से हमारा ये गया है तब से सब कुछ यहाँ से आई थिंक मुझे लगता है कि सारे चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है हमारा। मतलब आपको मैं सिंपल सी बात बैठे हो हार्ट ऑफ द टाउन सोपोर में, हमारे पास इस टाइम बिजली नहीं है। यू वोंट बिलीव। ये पंखा 2-3 बार चल के बंद हो चुका है इस पूरी बहस में। चल रहा था सर, अभी जनरेटर चल रहा है। आप बोल रहे हो डेवलपमेंट की बात, मैं आपको डेवलपमेंट की बात करूँ। दिस इज और स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं हमारे, अभी तक लाइट नहीं आ रही तो आप मतलब मैं आपको वही कहना चाहता हूँ डेवलपमेंट हिसाब से हम अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। चलिए, उम्मीद है कि इन बातों को सुना जाएगा, उम्मीद है इन बातों पर प्रतिक्रिया देने में तेज़ी दिखाने के बजाय इन बातों का इलाज किया जाएगा। क्योंकि क्यों किया जाना ज़रूरी है? क्योंकि हम भीड़ द्वारा न्याय में यकीन नहीं रखते, हम एक अंधे न्याय में भी यकीन नहीं रखते, हम यकीन रखते हैं लोकतंत्र में। सरकारें अपने नागरिकों की, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो नागरिक मणिपुर का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे केरल कर्नाटक का हो, कहीं का भी हो, तमिलनाडु का हो, सरकारें अपने नागरिकों की बात सुनेंगी, सरकारें अपने देश के नागरिकों को समझेंगी, उनकी समस्याओं को समझेंगी और एक डायलॉग स्थापित होगा। मीडिया बीच में आता है, मीडिया को कई सारे सवाल सुनने पड़ते हैं, कई सारे जवाब सुनने पड़ते हैं, उन जवाबों को सब सामने लेकर आया जाता है तो उसके कई सारे रिपरकशन होते हैं। लोग अपने अपने तरीक़ों से उन जवाबों को परसीव करते हैं, अपने अपने तरीक़ों से उन जवाबों को का ट्रांसलेशन करते हैं अपनी अपनी शब्दावली में, अपनी अपनी भाषा में। लेकिन ये काम सरकारों का होना चाहिए, एक पैरेलल डायलॉग और एक समुचित और एक समेकित विकास की परिभाषा जो हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए हो, ऐसा होना चाहिए। लल्लन टॉप की यात्रा जारी रहेगी। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे अमितेश। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।